हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक इन दी आई बटन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है तो इसका मीनिंग देखिए। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि आपने कितना इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है और आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से कितनी इनकम मिली है। अब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किन चीज़ों का करोगे, या तो टेंजिबल गुड्स का या फिर इनटेंजिबल गुड्स का। टेंजिबल गुड्स मतलब वो गुड्स जिन्हें आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। इनटेंजिबल गुड्स वो होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते एंड फील नहीं कर सकते। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर दो साइड होंगे, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। आपको जितने भी इनकम होंगे आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। आपको जितने भी लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे या फिर आपने कुछ पेमेंट करी होगी तो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो टाइप के होते हैं, पहला तो बैलेंस्ड, दूसरा अनबैलेंस्ड। तो जब हमारी डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल दोनों इक्वल आती है तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड है। और जब ये दोनों अलग अलग आते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस्ड है। जब हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, यानी कि हमने पेमेंट ज़्यादा किया है और हमें इनकम कम हुई है, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि डेफिसिट हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। और अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी कि हमारा इनकम साइड ज़्यादा है और हमारा पेमेंट कम है, तो हम ये कहते हैं कि हमें सरप्लस हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। अब देखते हैं अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो अकाउंट होते हैं, पहला तो है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विस के रिलेटेड एंट्री मारते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर टेंजिबल गुड्स के बारे में। अब जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इनकम मिलेगा, यानी कि आपको रिसिप्ट मिलेगा, तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखोगे। और अगर आपने पेमेंट किया है, यानी कि इंपोर्ट किया है, तब आप उसकी एंट्री डेबिट साइड में लिखोगे। फिर आप दोनों साइड का टोटल करोगे, सेम आया तो आप कह सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आप कह सकते हो डेफिसिट हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आप कह सकते हो प्रॉफिट हुआ है। सेकेंड है सर्विसेज। आप सर्विस दोगे तो जो भी आपको इनकम मिलेगी वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जब आप सर्विस लोगे और आप जो पेमेंट करोगे उससे आप डेबिट साइड लिखोगे। नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम किस चीज़ की एंट्री करते हैं, तो अगर हमने कोई असेट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया है, या फिर बॉन्ड के रिलेटेड, शेयर्स के रिलेटेड, गोल्ड के रिलेटेड, कैपिटल लोन्स के रिलेटेड, इन टाइप का ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो उसे हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड एंट्री करते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम असेट्स के एंड लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड एंट्री करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इंपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं, या लेंडिंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एक्सचेंज रेट, सेकंड है प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, थर्ड है वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, फोर्थ है इनइवाइटेबल इंपोर्ट्स यानी कि ज़रूरी इंपोर्ट्स, फिफ्थ है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सिक्स्थ है लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, सेवेंथ है ट्रेड सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है करंट अकाउंट का, इसे आप देख सकते हैं, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। देन ये है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो अब हम देखते हैं एक्सचेंज रेट क्या होता है।
तो अगर कोई इंडियन टूरिस्ट है जो फॉरेन कंट्री में जाता है और उससे सामान वहाँ पर ख़रीदना है, तो वो इंडियन रुपीस में सामान वहाँ पर नहीं खरीद सकता है, उसे वहाँ की करेंसी चाहिए होगी। इन द सेम वे अगर कोई फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं, तो अगर उन्हें हमारे यहाँ के गुड्स को ख़रीदना है तो उन्हें हमारी कंट्री की करेंसी देनी होगी। तो इसीलिए ऐसे लोग कहाँ पर जाते हैं, कुछ बैंक्स में जाते हैं या फिर करेंसी ट्रेडर्स के पास जाते हैं, ताकि वो अपनी करेंसी को उस कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करवा सके जहाँ पर वो गुड्स खरीदना चाहते हैं। तो अब देखते हैं हम एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट। जब आप अपने कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करवाते हो, तो जिस रेट पे वो एक्सचेंज किया जाता है उसी रेट को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि आपको वो करेंसी पाने के लिए कितना पैसा देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 60 रुपीज़ देने होंगे, ऐसा आपकी बुक में लिखा है। अभी प्राइस बढ़ गया है, यानी कि $1 का प्राइस कितना है, 60 रुपीज़। तो ये 60 रुपीज़ क्या है, एक्सचेंज रेट है। अगर ये एक्सचेंज रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई है। अगर हमें सिर्फ $1 के लिए अब 60 रुपीज़ की जगह 70 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो अब हम सही में दे रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है। और अगर ये एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 60 की जगह 50 हो जाता है या 40 हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडियन वैल्यू की रुपीज़ बढ़ गई, क्योंकि अब हमें कम ही पैसों में $1 मिल जा रहा है। ये एक्सचेंज रेट सेम नहीं होता है, मार्केट की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, गवर्नमेंट इसमें चेंजेस करती रहती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें $1 के लिए 60 रुपीज़ नहीं 70 रुपीज़ देना पड़ता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री का इंपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करवाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसे देने होंगे, तो हम इंपोर्ट नहीं करवाते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, मीन्स अगर हमें $1 के लिए 60 नहीं 40 रुपीज़ ही देने होंगे, तो हम एक्सपोर्ट कम कर देंगे और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। तो यहीं पर एंड होता है हमारा ये चैप्टर फॉरेन ट्रेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी देखने हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।